ठीक है। देखो हम लोग को आज पढ़ना है प्लांट हार्मोन के बारे में। उस दिन भी ये क्लास सब पढ़ा रहे थे, जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत जो है ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा रहे थे। तो उस दिन जो है कुछ हम इसके बारे में बता रहे थे। प्लांट हार्मोन जो है इसको फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। पौधों में भी हार्मोन निकलता है। जंतु के शरीर में हार्मोन होता है, जो हमने कहा था कि अंतःस्रावी ग्रंथि से ये हार्मोन निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है हार्मोन जंतु के शरीर। लेकिन पौधों के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है। तो प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। फाइटो माने होता है ग्रीक वर्ड में फाइटो माने होता है प्लांट, हार्मोन माने हार्मोन, समझ रहे हैं? फाइटो माने प्लांट, यानी प्लांट में जो है हार्मोन होता है उसको हम प्लांट में जो हार्मोन होता है उसको प्लांट हार्मोन, फाइटो माने प्लांट होता है। पौधों में जो है प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। अब फाइटो माने फाइटन माने होता है, फाइटन शब्द से बना, फाइटन माने प्लांट, फाइटन से बना है फाइटो। तो फाइटन माने प्लांट होता है ग्रीक वर्ड में। हार्मोन माने पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन को ही हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। इसको ग्रोथ रेगुलेटर भी कहा जाता है। ग्रोथ रेगुलेटर, वृद्धि नियंत्रण हार्मोन। तो हम लोग को जानना है कि पौधों में कौन कौन से हार्मोन, ये 5 हार्मोन प्रमुख है पौधों का, जो पौधे के शरीर के अंदर वृद्धि या और भी जो है क्रियाओं को जो है ये नियंत्रित करता है। सबसे पहले हमको जानना है कि ऑक्सीन हार्मोन्स क्या है। ऑक्सीन हार्मोन जो होता है यह पौधों में पाए जाने वाला प्रमुख हार्मोन है। ये ऑक्सीन हार्मोन पौधों के शीर्ष भाग में, तना के शीर्ष भाग में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और पौधों में जो हार्मोन होता है ऑक्सीन हार्मोन, उसके सबसे प्रमुख हार्मोन है, उसका नाम है IAA। क्या नाम है? IAA, जिसको हम बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। इसका पूरा नाम है इंडोल एसिटिक एसिड नाम है, समझ गए? तो इस ऑक्सीन हार्मोन का ऐसे सबसे पहले जो खोज किया था या टर्म दिया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम है वेंट नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस ऑक्सीन हार्मोन को जो है टर्म दिया था। और वेंट नामक साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया था ऑक्सीन, लेकिन इसका जो आइसोलेशन जो किया था वो ओएनजी या साल्कोवस्की नामक साइंटिस्ट ने ऐसा किया था। लेकिन सबसे प्रमुख बात है कि ऑक्सीन हार्मोन का जो नामकरण किया था वो वेंट नाम, FW वेंट। क्या नाम था? FW वेंट।
नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको जो है ये दिया था। अब जो है ये जानना है, हमने कहा था कि ये जो प्लांट हार्मोन है, प्रमुख हार्मोन है, पौधों के शीर्ष भाग में ये पाया जाता है ज्यादातर। और NAA नेपथलीन एसिटिक एसिड ये भी है, एक ऑक्जीन है, ऑक्जीन का ही प्रकार है। ऑक्जीन जो होता है इसका कार्य होता है बहुत सारा पौधों में इसके कार्य है कि ये एपिकल डोमिनेंस, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, एपिकल डोमिनेंस को यह एपिकल डोमिनेंस में जो है का गुण दिखाता है। एपिकल डोमिनेंस क्या है? पौधों के तना में, जैसे मान लो कि ये पौधा है, अब पौधा है और नोड सबसे भी शाखा निकलता है, नोड से भी ब्रांच निकलते हैं पौधों में। तो यहाँ जो एपेक्स है, एपेक्स में ज्यादा तेजी से वृद्धि होता है। साइड वाले जो बड होते हैं उसमें तेजी से वृद्धि, एपेक्स वाले जो बड है उसमें ज्यादा तेजी से इसमें वृद्धि होता है, और इसमें ज्यादा तेजी से वृद्धि नहीं होता, इसकी तुलना में कम होता है। माने एपेक्स वाले बड जो है डोमिनेंट होता है। द बड ऑफ एपेक्स on the stem is dominant on lateral buds, that is called apical dominance। तो तना पर जो शीर्ष पर पाए जाने वाला जो बड है, बगल वाले जो कलिका है उसकी उस पर जो है प्रभावित होता है। लेकिन ये कैसे पता चलता है? इसको यदि काट दिया जाए, एपेक्स को बड क्या कर दिया जाए, जब ये काट दिया जाता है तो बगल वाला जो बड है वो तेजी से जो है वृद्धि करने लगता है, क्योंकि अब एपिकल बड नहीं। कहीं तुम्हारे घर में कोई पौधा है, लौका है मान लीजिए, तो लौका का लतर जो है आगे वाला तेजी से बढ़ता है, अब उसके आगे वाला काट दो तो देखिए कि बगल वाला शाखा जो है वो तेजी से बढ़ता है। तो चूंकि इसमें अब एपिकल बड नहीं है, तो यही इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो एक गुण दिखाता है, इसमें एपिकल डोमिनेंस का गुण होता है। इसमें सेल इलॉन्गेशन, कोशिका विभाजन की भी क्षमता होती है, इसमें सेल डिवीजन की क्षमता होती है बहुत ज्यादा। ऑक्सीन हार्मोन के चलते उसमें कोशिका विभाजन की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। तो ऑक्सीन हार्मोन के चलते इसमें कोशिका विभाजन होता है और उसमें वृद्धि होती है। सेल इलॉन्गेशन किसको कहेंगे? जो कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, तो बढ़ती हुई कोशिका जो है तेजी से उसका जो है कोशिका बड़ा हो जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये कोशिका बढ़ा है ना, ये कोशिका बढ़ा, इतना छोटा छोटा कोशिका है, तो ये रीजन ऑफ सेल डिवीजन, इस भाग में जो है अब ये जो है सेल बढ़ गया, अब इसमें जो है अब नहीं बढ़ेगा, इसमें साइटोप्लाज्म भराएगा, तो धीरे धीरे ये कोशिका का जो आकार है बड़ा हो जाएगा, कोशिका का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो आप इसको बोलेंगे सेल इलॉन्गेशन। विभाजित कोशिकाओं में जीव द्रव के भरे जाने से उसका साइज में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसी को कोशिका दीर्घन कहते हैं। यानी कोशिका दीर्घन में मदद करता है कौन? ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन के चलते जो है विभाजित कोशिकाओं में भी दीर्घन जो है का गुण पाया जाता है। कुछ गुण और बता रहे हैं। अब जो है कोशिका दीर्घन हो गया, इसको सेल इलॉन्गेशन बोलेंगे। अब है ये जो है आपको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट,
के निर्माण में सहायक होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या? बीजहीन फल को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बिना बीज वाले फल को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ऑक्जीन हार्मोन की उपस्थिति के चलते बीजहीन फल जो है प्राप्त किए जाते हैं। उसमें ऑक्जीन हार्मोन रहता है, उसके चलते बीजहीन फल बनते हैं। तो बीजहीन फल के निर्माण में जो है ऑक्जीन जो है सहायक होता है। और यानी हम कुछ बताए, सेल डिवीजन की क्षमता होती है, कोशिका विभाजन की क्षमता होती है ऑक्जीन के चलते। कोशिका दीर्घन की जो है होता है ऑक्जीन के चलते। और इसमें हम बताए हैं कि एपिकल डोमिनेंस का गुण पाया जाता है ऑक्जीन के चलते। ज्यादा ऊपर में ऑक्जीन होता है एपेक्स पर बढ़ने में, तो ये गुण भी जो है हम आपको बताएंगे। और ऑक्जीन के चलते पौधों के जो लेयर है, ऑब्सेशन लेयर किसको कहेंगे? जैसे मान लो कि ये पौधा है, अब पौधा के यहां पर इस तरह से पत्ती का डंठल है। अब ये डंठल है, पत्ती है ये, तो ये जो बेस है लीफ बेस, इसको आप बड़ा बना देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे है। अब इसी में लेयर बनता है लीफ बेस वाले भाग में। कहां बनता है? लीफ बेस यानी पत्राधार, पत्ती के आधार को हम कहते हैं पत्राधार। ये पत्ती का आधार है, पत्राधार कहेंगे। तो पत्राधार में लाइनिंग बनता है। जब पुरानी पत्तियां हो जाती हैं, पतझड़ होता है कि नहीं? तुम देखी होगी कि सिरफल का पत्ती कुछ झड़ गया था 1 महीना पहले, अब देखो नया नया कोमल पत्ती आ गया है। 2 महीना करीब पहले पीपल में सिरफल की पत्ती यानी बेल की पत्ती कुछ झड़ गया। उसी तरह से बहुत सारे पौधों की पत्तियां पूरी तरह से झड़ जाती हैं। आप बादाम के पौधा को देखिए, पत्तियां पूरी तरह से झड़ जाता है सीजन में। अब अलग अलग जैसे बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में नई पत्तियां निकलती हैं, लेकिन पतझड़ का एक समय आता है बहुत सारे पौधों में। तो पतझड़ क्यों होता है? उसमें लेयर बनता है, ऑब्सेशन लेयर उसको कहते हैं। कौन लेयर? ऑब्सेशन लेयर। कहां बनता है? पत्राधार में, पत्ती के आधार में, इसको ऑब्सेशन लेयर बोलते हैं। तो ये पत्राधार लीफ बेस है। कौन बेस? लीफ बेस। लीफ बेस में लेयर बनता है, ऑब्सेशन लेयर। इसी लेयर के बनने से अब इधर से पानी इधर नहीं जाएगा पत्ती में। जब पत्ती में पानी नहीं जाएगा तो ये पत्ती क्या हो जाएगा? अंत में सूख जाएगा, पत्ती जो है सूख जाएगा। अब सूख जाएगा तो फिर ये पानी जब इधर नहीं जाएगा तो भोजन पत्ती बनेगा कैसे? तो भोजन इधर आएगा भी नहीं, पानी जाएगा नहीं तो भोजन बन नहीं करेगा, तो भोजन आने का सवाल कहां? तो आने जाने का जो भोजन और पानी का जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाता है ऑब्सेशन लेयर के चलते। पत्ती में ऑब्सेशन लेयर बनता है और उसी के चलते ये पत्तियां जो है टूट करके गिर जाती हैं। तो ये गिरने की जो दर है घटाता है कौन? ऑब्सेशन लेयर बनने से रोकता है ऑक्जीन हार्मोन। कौन रोकता है? ऑक्जीन हार्मोन। तो ऑक्जीन हार्मोन का एक विशेषता जो है प्रिवेंशन ऑफ ऑब्सेशन लेयर कहेंगे इसको। माने ऑब्सेशन लेयर को बनने से रोकना। कौन रोकता है? ऑक्जीन। तब तुम कौन सा कि कौन बनाता है ऑब्सेशन लेयर? एबीए हार्मोन। आप सीसी के सी कहेंगे, अभी नहीं पढ़ाए हैं। ये एसिड बन जाएगा, जाके हो जाएगा ना पत्ती में, तो ये लेयर बनेगा। तो लेयर को बनने की प्रक्रिया को घटाता है ऑक्जीन हार्मोन। यदि ऑक्जीन ज्यादा रहेगा ऑब्सेशन लेयर को बनने से रोकेगा, नहीं बनने देना चाहता। जब ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाती है पौधों में तो ऑब्सेशन लेयर बनने से क्या करता है? वो रोकता है। तब तुम लोग समझ गई होगी कि ऑक्सीजन के जो है क्या कार्य है।
फिर जो है अच्छा, तो इतना बात जो है जितना हम बोले हैं या बताए हैं उसको याद रखना। सबसे प्रमुख तुमको कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन हार्मोन के कुछ उदाहरण में हम क्या बोलेंगे? ADA हार्मोन, ये सॉरी IAA हार्मोन, और दूसरा है NAA नेपथलीन एसिटिक एसिड, इसका नाम हो गया इंडोल एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे इसको? इंडोल एसिटिक एसिड, इसको बोलेंगे इंडोल एसिटिक एसिड फुल फॉर्म। तो ये कोई पूछेगा इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, हम कहेंगे ऑक्सीजन का एक प्रकार है, उदाहरण, उसमें पाए जाने वाला ऑक्सीजन नहीं। तो हम लोग जान गए ऑक्सीजन के बारे में। दूसरा हार्मोन के बारे में जान, जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन के बारे में जो है पता कैसे चला? जापानी जो किसान थे ये 1926 ईस्वी में पाया, जापान में ये देखा गया था कि पौधे जो है, कुछ पौधे जो है में ऐसा रोग है जिसके चलते उसकी कुछ पौधे जो है नाटे हुए और कुछ जो है लंबे अनियमित जो है आकार वाले हैं। तो उसको अनयूजुअल टॉलनेस कहा गया, तो उसको वोकेन कहा गया, वोकेन BAKANE, जिसको फुल्लिस सीडलिंग कहा गया। फुल्लिस माने मूर्ख, फुल्लिस मीन्स मूर्ख, तो उसको फुल्लिस सीडलिंग कहा गया। फुल्लिस सीडलिंग डिजीज, फुल्लिस माने मूर्ख है। तो ये जापानी जो फार्मर थे, किसान, वो उसको जो है पहले ऐसा नामकरण किया कि ये जो है पौधों में ऐसा ऐसा रोग है, इसीलिए इसका ये नाम दिया गया। लेकिन बाद में चल करके कुरोसावा, कौन साइंटिस्ट? कुरोसावा, नोट कर लीजिएगा ना, कहीं कहीं किताब में नहीं दिया है, लेकिन देखा था सबसे पहले जापानी जो किसान थे, सबसे पहले इसके अनयूजुअल जो टॉलरेंस था जो है, इस चीज को देखा था, इसीलिए इसको जो है वेकेन यानी फुल्लिस सीडलिंग डिजीज कहा। अब जो है कुरोसावा ने जो है इसके बारे में पता लगाया जो है, अब जिबरेलिन हार्मोन के बारे में कहा कि उसमें जिबरेलिन हार्मोन है। उस हार्मोन की मात्रा के चलते ये पौधों में जो है ये होता है ऐसी वृद्धि। समझ बात नहीं? पौधों में जिबरेलिन होता है। जिबरेलिन क्या है? जिबरेलिन एक एसिड है। आप तुमको कहेगा कि ऑक्सीजन क्या है, तो वो भी एक प्रकार का एसिड है। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इसमें भी एसिड आ गया। तो जिबरेलिन इज आल्सो एसिड। जिबरेलिन भी क्या है? एसिड है। अब इसका पता लगाया कुरोसावा नामक साइंटिस्ट ने, समझे कि नहीं? कुरोसावा नामक साइंटिस्ट ने 1926 ईस्वी में ये पता लगाया था कि पौधे जो है फंगस के इन्फेक्टेड होने से जो है ऐसा हुआ है, और उसमें ये एसिड होता है। उसको जो फंगस जो उसमें लगा था, जिसके चलते पौधे अनयूजुअल टॉलरेंस देखा गया, तो उसका नाम दिया था जो है उस परजीवी के चलते जो इन्फेक्टेड हुआ, उसका नाम है जिब्रेला फुजीकुरोई। तो बाद में चल करके और साइंटिस्ट ने जो है इसके आइसोलेशन किया था, तो अनेक प्रकार के जो है जिब्रेलिन्स का जो है खोज हुआ है। 15 प्रकार के जो है आपको 15 प्रकार के जिब्रेलिन का खोज
फंगस से हुआ। किससे? फंगस किसको कहेंगे? फंगस यानी फंजाई। फंजाई क्या है? एक थैलोफाइट्स है, एक क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स। अच्छा, थोड़ी देर के बाद बोलना, 15-20 मिनट के बाद पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जिब्रेलिन जो खोज हुआ वास्तव में वो एसिड ही है। 15 प्रकार के एसिड फंजाई में खोज हुआ, उसका नाम दिया गया GA1। इसी तरह से GA का मतलब जिब्रेलिक एसिड, G का मतलब जिब्रेलिक, A का मतलब एसिड 1, और उसी तरह से GA15, 1 से लेकर के 15 तक जो है ये किससे प्राप्त हुआ? फंजाई से। हम बता रहे थे, भूल गए करना, कि फंजाई किसको कहेंगे? फंजाई इज एक क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स। एक क्लोरोफिलस का मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी वो भोजन नहीं बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो वह एक क्लोरोफिलस जो है थैलोफाइट्स कहेंगे। थैलोफाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि रूट स्टेम लीफ डिफरेंशिएट नहीं होता। When the plant body is not differentiated into root, stem and leaf, that is called plant body is called thallus body। इसको हम कहेंगे थैलस बडी। सूच्याकार, हिंदी में बोलते हैं सूच्याकार। सूच्याकार उसको कहेंगे जिसमें जड़ तना पत्ती विभेदित नहीं है। तुम लोग देखे हो अचार में फफूंदी लगता है ना, तब फफूंदी में जड़ तना पत्ती पता चलता है, खाली लगेगा कि भुकुड़ गया है, पतला पतला उजला उजला तंतु है। अच्छा, कोई कहेगा कि सर गोबर छत्ता, जिसको मशरूम कहते हैं, खूंदी कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं, बहुत सारा नाम। तो गोबर छत्ता में तना जैसी रचना है, वो वास्तव में तना नहीं है, उसका नाम स्टाइप है। स्टाइप जो तना नहीं होता, तना के अलग अलग लक्षण है, वो सब लक्षण उसमें नहीं, वो फंगस है। उसी तरह से ऊपर में जो छत्रक जैसे रचना है उसको पिलियस कहते हैं, पिलियस बडी। तो ये जो है प्लांट जो है एक क्लोरोफिलस, उसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो थैलोफाइट्स के पौधे हैं। एक क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स यानी फंजाई है। तो हम कह रहे थे कि 15 है किससे? फंजाई से। इसके अलावा भी जो है और भी जो है खोज हुआ है। अब हमको जानना है कि इसके बारे में जाने कि इसका फंक्शन क्या है। जिब्रेलिन हार्मोन का क्या कार्य है? जिब्रेलिन हार्मोन जो है, जैसे हमने कहा कि पौधों की वृद्धि में सहायक होता है ऑक्सीन हार्मोन, उसी तरह से जो है कोशिका विभाजन जब होता है तभी वृद्धि होगा। तो कोशिका विभाजन में भाग लेता है वो ऑक्सीन हार्मोन, माने कोशिका विभाजन इसके चलते होता है। दूसरी बात है सेल इलोंगेशन, इसमें भी सेल इलोंगेशन होता है, इसमें तो होता ही है, इसमें भी कोशिका विभाजन होता है। किसके चलते? जिब्रेलिन हार्मोन के चलते, उपस्थिति के चलते। उसी तरह से लीफ एक्सपेंशन, यदि इसमें हार्मोन हो तो पत्ती वो फैलेगा, चपटा होगा, ज्यादा होगा। जिस पत्ती में ज्यादा चपटा है, फैला होता है, इसका मतलब है कि उसमें जिब्रेलिन हार्मोन्स ज्यादा है, तभी उसमें एक्सपेंशन हुआ। ज्यादा जिब्रेलिन रहेगा, पत्ती ज्यादा चपटा, ज्यादा फैलेगा, उसमें फैलाव होगा पत्ती में, तो लीफ एक्सपेंशन होता है। ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, इसको हम बोलते हैं प्रसूति भंग। प्रसूति भंग क्या है? एकदम याद रखना है। प्रसूति भंग किसको कहते हैं? बीजों में प्रसूति भंग होता है। जो बीज तुम घर में, जैसे चना का बीज पानी में भेज देती हो और उसको जब कपड़ा में बांध देती हो, पानी से निकाल करके जब खुल जाता है
या उसको ढक देती हो तो उसमें अंकुरण हो जाता है। तो पहले तो बीज सूखा हुआ था ना, तो सूखे हुए बीज को हम कहते हैं उस अवस्था को सुसुप्तावस्था। जब उसमें अंकुरण हो जाता है यानी उसका भ्रूण जाग गया, तो जाग जाता सुसुप्तावस्था से जागृतावस्था में आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। यानी सोए हुए अवस्था से जागृतावस्था में अंकुरण की स्थिति में लाता है कौन? जिबरेलिन हार्मोन। यदि जिबरेलिन हार्मोन बीज में नहीं रहेगा तो उस बीज में अंकुरण नहीं होगा। तो तुम लोग समझ गई होगी कि इसको प्रसूति भंग कहते हैं। सोए हुए अवस्था को खत्म करके जागृतावस्था में ला देता है। सोए हुए अवस्था तुमको शादी कैसे ला दिया? सूखा बीज में क्या नहीं होता? सूखा बीज में नहीं होगा। पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। समझ रहे हैं? कोई आदमी खाना खा ले, सूखा खाली खाना, अब पानी नहीं रहेगा तो पचेगा? नहीं पचेगा। उसी तरह से ये जिबरेलिन हार्मोन जो होता है प्रसूति भंग करता है बीजों की, यानी सोए हुए अवस्था को खत्म करके जागृतावस्था में ला देता है। इसी को कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी का मतलब बीज के सोए हुए अवस्था को खत्म कर देता है, तोड़ देता है, जागृतावस्था में ला देता है। इसी को कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, यानी बीज के सुसुप्तावस्था को भंग करना। तो सुसुप्तावस्था माने सोया हुआ अवस्था। बीज जो सूखा बीज है क्या है? सोया हुआ अवस्था है, और डोरमेंट स्टेज में है, और उसको जो है नमी मिलने से उसके जो हार्मोन है उसमें प्रसूति को क्या कर देता है? सोए अवस्था को भंग कर देता है। तो सोए हुए अवस्था को जो भंग कर देता है जागृतावस्था में ला देता है। किसके चलते? जिबरेलिन हार्मोन के चलते। तो हम लोग जो है जान गए इसको। अच्छा, अब एक चीज और, फूल में जिबरेलिक एसिड डाल दिया जाए या उस पर छिड़काव कर दिया जाए तो उसके फूल बड़े बड़े होने लगेंगे। फूल पर यदि इस हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए या उसके अंदर जो है प्रवेश करा दिया जाए, या जिस पौधे में बड़े बड़े फूल हो रहे हैं, इसका मतलब उसमें जिबरेलिन है। समझ रहे बात को? जिबरेलिन हार्मोन के चलते वो फूल बड़ा हो रहा है। और यदि बाहर से मान छोटा है, हम चाह रहे हैं कि फूल बड़ा हो, तो उसमें जिबरेलिक एसिड का छिड़काव करेंगे, फूल बड़ा हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो फूलों के बड़ा करने में हम जो है जिब्रेलिक एसिड का उपयोग करते हैं, जिससे कि फूल जो है बड़ा होता है। ये भी जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के निर्माण में सहायक है। ये भी बीजहीन फल के निर्माण में सहायक है। इसके हार्मोन के चलते बीजहीन फल बनते हैं। तो इतने सारे इसके फंक्शन याद रखना। तीसरा, साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है, ये सबसे पहले इस हार्मोन का पता लगाया था 1930 ईस्वी में हाइवर लैंडर नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले इसका खोज किया था। इसके बाद और वैज्ञानिक ने जो है इसके केमिकल नेचर के बारे में जो है स्पूग नामक साइंटिस्ट ने, मिलर नामक साइंटिस्ट ने पता लगाया। अब इसके जो कार्य क्या है, ये भी जो है कोशिका विभाजन में यानी पौधे की वृद्धि में ये भी सहायक होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन पौधे की वृद्धि में भी सहायक, ये हार्मोन वृद्धि में सहायक है, ये भी हार्मोन वृद्धि में सहायक है, ये भी हार्मोन वृद्धि में सहायक। लेकिन करा कि पौधों में जो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो उसके नाम कहीं कहीं अलग अलग भी होते हैं। जैसे मक्का में जो साइटोकाइनिन है उसको नाम है जिएटिन। क्या नाम है? जिएटिन। मक्का में G-A-T-I-N, इसको बोलेंगे जिएटिन बोले। मक्का में पाया जाने वाला साइटोकाइनिन को क्या बोलेंगे? जिएटिन, J-D-E-A-T-I-N, जिएटिन बोलेंगे। उसी तरह से काइनेटिन हार्मोन होता है, वो इसका ऐसे सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है जिएटिन हार्मोन, ऐसे काइनेटिन भी बोलते हैं। उस हार्मोन, अब जिन हार्मोन के
और काइनेटिन हार्मोन के अलग अलग सांद्रण के कारण जो है पौधों में उसकी वृद्धि होता है। पौधे के अलग अलग भाग, जैसे हम बता देते हैं, यदि काइनेटिन हार्मोन साइटोकाइनिन ज्यादा रहे पौधा में और ऑक्सीजन हार्मोन कम रहेगा तो उसमें बड बनेगा, बड का फॉर्मेशन होगा। और लो काइनेटिन यानी साइटोकाइनिन कम रहेगा और हाई कंसंट्रेशन रहेगा ऑक्सीजन हार्मोन का, तो उसमें रूट फॉर्मेशन होता है, रूट फॉर्मेशन, रूट बनता है। तो कहने का मतलब है, अच्छा कैलस ग्रोथ या कैलस किसको कहते हैं? पौधा का टिश्यू। देखो तना है ना, अब तना पर से छोटा सा टुकड़ा इसको निकाल करके कल्चर मीडिया में डाल दिया जाए। किसमें? कल्चर मीडिया क्या है? जैसे मान लो कि नारियल का पानी है, कल्चर मीडिया पहले उसी में डाल देते हो। मान लीजिए बर्तन है, इसमें है पोषक तत्व युक्त घोल, ऐसे में छोटा सा टुकड़ा को डाल दिया जाए तो धीरे धीरे ये टुकड़ा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसी को आप बोलेंगे कैलस। तो कैलस में यदि साइटोकाइनिन हार्मोन यदि उसमें पहुंचा दिया जाए या होता है, जिसके चलते छोटा सा टिश्यू बड़ा सा पिंड बन जाता है, जिसको हम कैलस कहते हैं। यानी साइटोकाइनिन के चलते कैलस का फॉर्मेशन होता है। समझी? कैलस में है बड़ा पिंड बन जाता है, जो सेल है वही विभाजित होकर के। तो हम लोग जो है जान गए हैं साइटोकाइनिन के बारे में, ये भी पौधों की वृद्धि में मदद करता है। इसके बाद जो है इथिलीन क्या है? इथिलीन जो है हार्मोन है। इथिलीन एक गैस है, C2H4। इथिलीन का सूत्र क्या है? C2H4। C2H4 ये हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन? पढ़ना है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये गैस के रूप में पौधों में निकलता है। इसके प्रभाव से कच्चे फल बाद में पक जाते हैं। किसके चलते? इथिलीन के चलते। इथिलीन एक गैस है। और जब आम देख रहे हैं, आम अब पकेगा ना धीरे धीरे, पेड़ में पकने लगता, कहता कि पर देखा ना अमरूद पक गए, आम पक गए, पता है ना क्यों पकता है आम? इसलिए केला पक जाता है पेड़ में भी। क्यों? क्योंकि उसके फलों में ये हार्मोन का निकलना शुरू हो जाता है, जो फल को पकाता। तुम कहोगे सर कच्चा फल में क्या नहीं होता? कच्चा फल रहेगा तो ये हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होता। इसीलिए आजकल कच्चा जो फल होता है उसमें डाल देता है कार्बाइड। कौन कार्बाइड? कैल्शियम कार्बाइड। तो इथिलीन गैस नहीं, एसिटिलीन गैस निकलता, वह भी फलों को पकाता है। लेकिन यदि परीक्षा में आ जाए कि फल को पकाने वाला हार्मोन कौन है, हम क्या लिखेंगे? इथिलीन। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं ना केला के मुंडा में, एसिटिलीन निकलता है, जिसको C2H2 बोलते हैं। वो भी फल को पकाता है, लेकिन ज्यादा मुख्य रूप से पकाने में कौन मदद करता है? इथिलीन गैस। तो इथिलीन जो होता है फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है। और ये जो है फलों फूलों के खिलने में जो है माने खिलने के क्रम को कमी करता है। और मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है। और पत्तियों में जो है अवशेषण लेयर जो होता है, अवशेषण लेयर जो बनता है उसमें ये मदद करता है। इसके बाद हम लोगों को जानना है अब्सिसिक एसिड के बारे में। अब्सिसिक एसिड क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पौधों में जो है लेयर बनता है पत्तियों के आधार में, जिसको पत्राधार कहते हैं। अब पत्ती के आधार में जो ये लेयर बन रहा है, पत्ती के आधार में जो ये लेयर बन रहा है नोट पर, ये लेयर बना है, इसी लेयर को हम कहते हैं अब्सिशन लेयर। और लेयर अब्सिसिक शब्द बना है अब्सिशन से, इसको बोलेंगे अब्सिशन लेयर। ये लेयर है उसको बोलेंगे अब्सिशन। अब्सिशन
ये अवशेषण लेयर हो गया। कहाँ बनता है अवशेषण लेयर? पत्तियों के पत्राधार में। पत्ती का डंठल है ना, दिखा ना, इसको इससे बड़ा बना दिया। अब इसे बिंदु बिंदु दे देता तुमको समझ में नहीं आता। अब इधर से पानी का इधर जाना बंद हो जाएगा, समझी कि नहीं? इधर से पानी या उधर से भोजन का आना बंद, तो ये पत्ती क्या हो जाएगा? तुम्हारे शरीर में इधर से ब्लड जाना बंद हो जाए तो हाथ सूख जाएगा कि नहीं? हाथ सूख जाएगा। जिस अंग में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा वो अंग जो है पैरालाइज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। देखते हो किसी किसी आदमी को पैरालिसिस हो जाता है तो फिजियोथेरेपी में उसको चालू करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा तेज हो इसके लिए उसमें मूवमेंट कराता है। यहाँ क्या है? इसका जो है पानी या भोजन का सर्कुलेशन बंद हो गया लेयर बनने से, उधर जाइए नहीं रहा, तो ये पत्ती जो है क्या हो जाएगा? सूख जाएगी। पत्ती सूख जाता है, झड़ जाता है, इसको हम पतझड़ भी बोलते हैं। तो पत्तियों के झड़ने में मदद करता है कौन? अब्सिसिक एसिड, क्योंकि उसके चलते उसमें लेयर बनता है। तो हम लोग जान गए इसका दूसरा नाम है ADA हार्मोन। यदि कोई पूछेगा कि अब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम क्या है तो हम बोलेंगे ADA हार्मोन। तो फूलों में भी, अच्छा कोई कहता है कि सर ये फूल काहे गिर जाता है? फल मान लीजिए फल भी गिरता है ना, पाक जाता है फल तो गिर जाते हैं, पत्ती गिर जाती। तो अभी पत्ती के बारे में बता रहे थे, लेकिन फूल भी गिरता है या फल भी पकने के बाद गिरता है, तो उसका कारण क्या है? वो अब्सेशन लेयर। अब्सेशन लेयर के चलते फल जो है या फूल भी गिरते हैं। जैसे मान लो कि सवेरे फूल खिला हुआ, अब देखती हो बाद में फूल झड़ जाता है। क्यों झड़ जाता है? क्योंकि उसमें लेयर बन गया, अब्सेशन लेयर बन गया। अब पत्तियों में तो अब्सेशन लेयर जल्दी नहीं बनता है, पुरानी पत्ती हो जाती है। तुम कहोगे सर जी फूल वो तो पुराना हो जाता है कि नहीं? शुरू में बड़ रहता है, बाद में बड़ होने पर खिल जाएगा। अब खिल जाने के बाद फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि मुरझाने लगता है। क्यों मुरझाने लगा? क्योंकि उसमें लेयर बन गया अब्सेशन लेयर। तो अब्सेशन लेयर के चलते फूल भी झड़ते हैं, फल भी गिरते हैं, पके हुए फल। और अच्छा आम गिरता है कि नहीं? आम अमरूद कैसे गिरा? जहां टूटा है वहां लेयर बना अब्सेशन लेयर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पादप हार्मोन के बारे में जान गए हैं अच्छी तरह से। और कहीं कहीं का पॉइंट ऐसे छूटा होगा, साइटोकाइनिन जो हार्मोन के बारे में बता रहे थे कि वो द्वितीयक वृद्धि में भाग लेता, छूट गया एक आध जगह कहीं कहीं पॉइंट। तो द्वितीयक वृद्धि जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है। आपको साइटोकाइनिन हार्मोन वो कहा रहे थे, उसमें एक आध जगह कहीं कहीं कुछ पॉइंट छूटे हैं। ठीक है, धन्यवाद, आज इतना ही था। हो गया।